कालीघाट गांव बहुत छोटा था, छोटे छोटे घर और चारों तरफ सुंदरता। ऊंचे ऊंचे पेड़ गांव के आखिर में थे, उनकी डालियां इतनी घनी थीं कि सूरज भी नहीं दिखता था। लेकिन ये पेड़ शांत नहीं थे, ये थे कालीघाट के भूतिया जंगल, जहां के किस्से लोग धीरे से डरते हुए सुनाते थे। गांव वालों का कहना था कि रात को पेड़ों के बीच अजीब रोशनी नाचती है और डरावनी चीखें गूंजती हैं। कहते हैं कि इन जंगलों में पुराने जमाने की बुरी आत्माएं रहती हैं जो अंदर आने वालों पर गुस्सा करती हैं। सूरज डूबने के बाद कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो गए वो कभी वापस नहीं आए, और अगर आए भी तो पहले जैसे नहीं रहे। वो बताते थे कि कोई उन्हें देख रहा है, उनके पीछे पीछे चल रहा है। उनकी बातें समझ नहीं आती थीं, जैसे उनका दिमाग जंगल के अंधेरे में खो गया हो। लेकिन इतने डर के बाद भी इन जंगलों में एक अलग ही तरह का आकर्षण था, लालची और महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। क्योंकि कहानी तो यही थी कि जंगल के बीचों बीच एक खजाना छुपा है, जिसे कोई बहुत पुरानी और बुरी शक्ति सुरक्षित रखती है। रमेश डरने या अंधविश्वास करने वाला इंसान नहीं था। वो गांव वालों की बातों पर हंसता था और उन्हें बच्चों को डराने वाली कहानियां कहता था। रमेश महत्वाकांक्षी था, उसके दिल में सिर्फ लालच था। एक रात रमेश गांव की चाय की टपरी पर बैठा था, तभी उसके कान में दो आदमियों की बात आई। कहते थे कि वो नक्शा जंगल के खजाने तक ले जाता है। रमेश के कान खड़े हो गए, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात अंधेरे का फायदा उठाकर रमेश उनमें से एक आदमी के घर घुसा और नक्शा चुरा लिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें कालीघाट पर पड़ी, रमेश ने अपना बैग पैक किया। रमेश को कोई नहीं रोक सकता था। वो तेजी से चल रहा था, उसकी नजरें सामने रास्ते पर थीं और नक्शा उसके हाथ में था। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाता गया, पेड़ उसके करीब आते गए। उनकी डालियां कंकाल की उंगलियों की तरह थीं, उनके पत्ते खतरे की चेतावनी दे रहे थे। हवा भारी हो गई, सड़ी हुई गंध और किसी की नजरों का एहसास। रमेश ने अपने डर को नजरअंदाज किया और सोचा कि यह बचपन से सुनी हुई कहानियों का असर है। वो आगे बढ़ता गया। खजाने की चाहत ने उसके हर डर को दबा दिया था। ये सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं, मैं कर सकता हूँ। सूरज ढलने लगा और लंबी डरावनी परछाइयां जंगल में नाचने लगी। जंगल और अंधेरा हो गया, सिर्फ रमेश के कदमों की आवाज और उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसे एक पुराना रास्ता मिला जो पत्तों से ढका हुआ था। रमेश ने नक्शा देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यही वो रास्ता था जो उसे खजाने तक ले जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को तैयार किया और रास्ते पर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि अनदेखी नजरें उस पर लगी हुई हैं। जैसे ही जंगल में अंधेरा छा गया, तापमान गिर गया और रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपना शॉल अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। उसकी आंखें लगातार अपने आसपास देख रही थी। उसकी नजर के सामने अजीबोगरीब आकृतियां बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब भी वह उनका सामना करने के लिए मुड़ता, वे अंधेरे में गायब हो जाती। क्या था वो? पेड़ों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी जो हवा में तैर रही थी, लेकिन वह शब्दों को कभी नहीं समझ सका। उसे संगीत की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, एक भूतिया धुन जो जंगल के भीतर से आ रही थी। यह एक सिहरन पैदा करने वाली धुन थी जो किसी ऐसे वाद्य यंत्र पर बजाई जा रही थी जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था, और इसने उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अपनी गति तेज कर दी, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, जंगल के दमनकारी माहौल से मुक्त होने के लिए बेताब। फुसफुसाहट तेज हो गई, अंधेरे में आकृतियां और अधिक स्पष्ट हो गई। फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पेड़ों के बीच उसने एक हल्की अलौकिक चमक देखी। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसने देखा कि यह एक छोटी सी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी से निकल रही है। यह एक भयानक नजारा था। दीवारों का निर्माण गांठदार शाखाओं और मिट्टी से किया गया था। छत पर घास फूस लगे हुए थे जो उलझे हुए बालों के गुच्छों की तरह दिख रहे थे। एक खिड़की टूटी और गंदी, एक भयानक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। झोपड़ी के आसपास की हवा सड़न और किसी और चीज से भरी हुई थी, कुछ कटु और अप्राकृतिक, जिससे उसका पेट मथ गया। उसके हाथ में पकड़ा नक्शा कांपने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि यही उसकी मंजिल थी। यही वह जगह थी जहां खजाना छिपा हुआ बताया जाता था। अपनी नसों को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए वह झोपड़ी के पास पहुंचा। उसका हाथ अपने चाकू के जंग लगे हैंडल पर मंडरा रहा था। संगीत अब तेज हो गया था, हवा को अपनी शोकाकुल धुन से भर रहा था, और फुसफुसाहट खुद झोपड़ी के भीतर से आ रही थी, उसे करीब बुला रही थी। एक चीख के साथ जो शांत जंगल में गूंज उठी, रमेश ने दरवाजा धकेल दिया।
झोपड़ी के अंदर का भाग धुंधला था, चूल्हे में जलती हुई आग से ही रोशन था। आग की लपटों के सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ एक पुतला था। जैसे ही रमेश की आंखों ने अंधेरे में अपनी जगह बनाई, वह हाँफने लगा और दहशत में पीछे की ओर भागा। यह एक महिला थी, प्राचीन और मुरझाई हुई। उसकी त्वचा उसकी हड्डियों पर पीले चर्मपत्र की तरह तनी हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे में दो जलते हुए अंगारे रमेश पर टिकी हुई थीं और एक ठंडी द्वेषपूर्ण मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई, जिससे नुकीले फीके पड़ चुके दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। रमेश डर के मारे लकवाग्रस्त केवल फुसफुसाते हुए प्रबंधन कर सका। डायन अपनी कुर्सी से उठी और जैसे ही उसने किया, कमरे में परछाइयां जीवित प्राणियों की तरह उसके चारों ओर लिपटने और कुंडलित होने लगी। वह करीब आई और रमेश उस सड़न को सूंघ सकता था जो उससे चिपकी हुई थी। मौत की दुर्गंध और कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। उन्होंने मुझे मेरी महत्वाकांक्षा के लिए जला दिया, मुझ पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, मुझे तड़पा तड़पा मार डालने की सजा सुनाई। यह खजाना जिसे तुम ढूंढ रहे हो, डायन ने आगे कहा। उसकी आवाज एक भयानक लय में बदल गई। यह मेरा नाश था और अब यह तुम्हारा होगा। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां एक प्राचीन पेड़ की जड़ों की तरह गांठदार और मुड़ी हुई थी। रमेश चीखा क्योंकि उसके शरीर में एक तेज दर्द दौड़ गया। हर कोशिका एक असहनीय पीड़ा से जल उठी। वह अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके कानों में उसकी हंसी की गूंज गूंज रही थी। जंगल तुम्हारी कब्र होगी। तुम्हारी हड्डियां उन लोगों में शामिल हो जाएंगी जिन्होंने मेरे खजाने को खोजने की हिम्मत की थी। रमेश कभी जंगल से बाहर नहीं निकला। ग्रामीण अपने डर और प्राचीन चेतावनियों की फुसफुसाहट से बंधे हुए उसे खोजने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाए। खजाना अछूता रहा, जो डायन की तामसिक आत्मा और उन लोगों की हड्डियों द्वारा संरक्षित था जो अपने ही लालच से भस्म हो गए थे। जंगल खामोश खड़ा था, महत्वाकांक्षा की कीमत और प्रतिशोध की स्थायी शक्ति का प्रमाण। कालीघाट के प्रेतबाधित जंगल भय का स्थान बने रहे, एक सिहरण पैदा करने वाला अनुस्मारक कि कुछ स्थानों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है, कुछ खजानों को लावारिस छोड़ देना सबसे अच्छा है।